कोरिलेशन फाइंड करने का सेकंड मेथड का नाम है, उस दिन मैंने लिखवाया भी था, रैंक कोरिलेशन मेथड, या जिसको हम स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। या तो अकेला रैंक कोरिलेशन या स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब ये मेथड क्या है? कंकरेंट डेविएशन मेथड में था जहां पे मुझे सिर्फ जो हमारे वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उसके सिर्फ साइन देखने हैं। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्लस का साइन डेविएशन में, अगर डिक्रीज हुई है तो नेगेटिव का साइन डेविएशन में, और हम सिर्फ प्लस के साइन को ही कंसीडर करते हैं। अब रैंक कोरिलेशन मेथड क्या है? जैसे उस दिन हमने किया था, मैं जब कोरिलेशन में समझाना शुरू किया था कि फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन को आप देख रहे हो कि दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप नंबर नहीं दे सकते, मैं मतलब मेजर नहीं कर सकते। क्या आप किसी की ब्यूटी को मेजर कर सकते हो कि उसकी ब्यूटी कितने ग्राम की है, उसकी ऑनेस्टी कितने ग्राम की है या कितने मीटर की है? कुछ आप इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी हमारे पास क्वालिटी की बात आती है, कुछ ऐसी टर्म जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, मोस्टली क्वालिटी, जैसे कोई ऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट है, कोई सुंदर है, कोई किसी का रंग सांवला है, ऐसी कोई क्वालिटी, कोई इंटेलिजेंट है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते और आपने देखना है कि उनमें कोरिलेशन कैसा है, तो हम यूज करते हैं रैंक मेथड। मैं रैंक दे सकती हूँ, वो ज्यादा सुंदर लगता है तो वो नंबर 1 पे मैं उसको रखूंगी, वो थोड़ा कम सुंदर लगती है तो मैं उसको नंबर 2 पे रखूंगी। तो आप सिर्फ रैंक प्रोवाइड कर सकते हो, आप एक वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते कि कितने ग्राम मुझे वो अच्छा लगता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं रैंक कोरिलेशन मेथड। मीनिंग समझ में आया? जैसे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 2 जजेस थे, जज ए एंड जज बी, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 5 पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, 3, 4 एंड 5। अब जरूरी तो नहीं है कि अगर जज ए को सेकंड पार्टिसिपेंट नंबर 1 पे लगता है, वो कहता है कि ये पार्टिसिपेंट सबसे अच्छा है, जज 2 को भी वही पार्टिसिपेंट ज्यादा सुंदर लगे, हो सकता है उसको ये वाला पार्टिसिपेंट ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो इसको नंबर 1 दे। तो हमने यही देखना है कि ए और बी में कोरिलेशन कितना है, मतलब दोनों की आपस में कितनी बनती है, क्योंकि जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो दोनों का कॉमन रिजल्ट निकलेगा, उस पर्सन को वो प्राइज या जो भी फंक्शन चल रहा है उसके हिसाब से ऑनर किया जाएगा, जहां पे दोनों जज आपस में एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे कि हाँ ये पॉइंट ठीक है। तो हमने देखना है ए और बी में कितना कोरिलेशन है जब मेरे पास कुछ कंटेस्टेंट थे और हम उनकी ब्यूटी को जज कर रहे थे। इन दोनों का रिलेशन, मतलब मुझे कोरिलेशन को स्टडी करना है। इसका मेथड है, फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। यहाँ पे मेरा n है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल ली थी उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि कितने लोगों के बीच में आपने वो कॉन्टेस्ट करवाया है। नंबर ऑफ वैल्यूज, यू कैन सिंपली से n इज नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे मेरे कॉन्टेस्ट में 5 पार्टिसिपेंट्स थे तो मेरा n था 5, क्योंकि मैं 5 लोगों की ब्यूटी को जज कर रही थी। किसी के कॉन्टेस्ट में 10 लोग हैं तो उनकी n हो गया 10, कि कितनी आपके पास वैल्यूज हैं वो आपका n है। फिर आता है डी। डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। दैट मीन्स ए ने क्या रैंक दिया और बी ने क्या रैंक दिया, दोनों को माइनस करना है। जैसे मैंने एग्जांपल में अभी कहा था ए और बी, ए के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन फर्स्ट नंबर पे है, पर बी के अकॉर्डिंग जो थर्ड पर्सन है वो सेकंड नंबर पे है, तो दोनों के डिफरेंस बिटवीन रैंक कितना आ गया, 1 माइनस 2 इज 1। तो कितना रैंक आएगा, ये मेरा डी है, डिफरेंस कितना आएगा दोनों का। मीनिंग हुआ क्लियर? चलो अब सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मैंने न्यूमेरिकल लिया, लेट अस सपोज जज ए ने नंबर दिया। अब इस सब में ना हम 2 तरह के आ सकते हैं, हो सकता है मुझे इस तरह से दिया हो कि मैंने मार्क्स दिए हैं, ए ने मार्क्स दिए हैं फर्स्ट वाले को 35, मैं 4 पर्सन का डाटा ले रही हूँ, उसको अगले अगले को दिए 40, इसको दिए 49 और इसको दिए 30। बी ने फर्स्ट पर्सन को मार्क्स दिए हैं, लेट अस सपोज 40, 33, 29 एंड 60, इस हिसाब से मार्क्स दिए हैं। उसने कहा फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन मेथड। तो जैसे ही उसने वर्ड बोल दिया रैंक, तो सबसे पहले तो मुझे रैंक पता होना चाहिए। यहाँ पे तो वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रैंक देना पड़ेगा। बात समझ में आई?
मुझे रैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा। जितनी बड़ी वैल्यू, अब मेरे हिसाब से 49 है, 49 सबसे ज्यादा है ना, तो मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 पे यही आएगा। तो आगे मैं कॉलम बनाऊंगी रैंक का, रैंक बाय ए, जिसने जितनी बड़ी वैल्यू दी है उसको उतना बड़ा रैंक मिलेगा। 49 वाले को वो नंबर 1 पे रखेगा, 42 को 2 पे, 35 को 3 पे एंड 30 को 4। रैंक कैसे दिया मैंने, समझ में आया? फिर इसी तरह से मुझे बी का रैंक निकालना है कि बी किस हिसाब से रैंक देगा, रैंक ऑफ बी। बी के हिसाब से ये वाला पर्सन नंबर 1 पे आना चाहिए, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। हो गया इतना। अब मुझे निकालना है डी। डी मतलब डिफरेंस बिटवीन रैंक। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम ए के रैंक में से बी माइनस करते हो या बी के रैंक में से ए माइनस करते हो। फर्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ पे, मान लो जैसे ए का रैंक था 5, बी का रैंक था 6, इसमें निकालोगे तो माइनस में आंसर आएगा, इसमें निकालोगे तो प्लस में आएगा। अब वैसे तो न्यूमेरिकल में माइनस प्लस का बहुत फर्क पड़ता है, पर अगर तुम फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो मैंने फॉर्मूले में डी स्क्वायर लिखा था, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ए के रैंक में से बी माइनस करते हो या बी के रैंक में से ए माइनस करते हो, दोनों का मतलब सेम है, तो कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता। 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 प्लस का 3, इतना हो गया। अब एक्चुअली में मुझे पेपर में चाहिए डी का स्क्वायर, तो अब मैं निकालूंगी इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। हो गया इतना। बस अब फॉर्मूले में फिल करते हैं। मेरा फॉर्मूला था r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। n मेरा यहाँ पे था, कितने कंटेस्टेंट थे, टोटल 4 कंटेस्टेंट थे, 1 2 3 4, तो मेरा n कितना आ गया 4। फिर मुझे d निकालना है, d का स्क्वायर। d के स्क्वायर का मुझे क्या चाहिए, समीशन, यानी मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा कॉलम है इस कॉलम का टोटल चाहिए। समझ में आया? 9 9 18, 18 प्लस 2 इज 20, तो मेरे पास आंसर कितना आया 20। बस वैल्यू भरते हैं। समीशन डी स्क्वायर की जगह मुझे लिखना है 20 और नीचे मुझे n की जगह भरना है 4, 4 क्यूब माइनस 4। 6 इंटू 20 होता है 120 एंड 4 का क्यूब होता है 64। डन। 64 में से 4 माइनस किए आंसर आता है 60। कटिंग करोगे तो आएगा 2। 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1। इतना समझ में आया कैसे निकाला मैंने? तो हम कहेंगे मेरे पास कोरिलेशन आ रहा है -1। अब माइनस आया है तो नेगेटिव कोरिलेशन, 1 आया है तो हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। याद है उस दिन हमने डिग्रीज करी थी, तो हम कहेंगे कोरिलेशन यानी कि आर बिटवीन जज ए एंड जज बी इज नेगेटिवली परफेक्ट। नेगेटिव, परफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। परफेक्ट मतलब आंसर 1 आया, नेगेटिव मतलब माइनस में आया। बस हो गया। ये सम था। अब हमने इसमें काफी केस करने हैं। रैंक कोरिलेशन में मेरे पास 3 मेथड आएंगे, 3 केसेस आएंगे। पहला केस था व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। मैं रैंक को आर से लिख रही हूँ, नॉट गिवन, जो हमने अभी किया, जिसमें मुझे रैंक गिवन नहीं थे, मेरे को वैल्यूज गिवन थी, मैंने उसको रैंक दिया। ये वाला समझ आ गया ना? सेकंड केस है व्हेन रैंक्स आर गिवन। ये तो और ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे सेकंड सम की एग्जांपल है, मुझे पहले से ही दिया होगा कि ए ने क्या रैंक दिया और बी ने क्या रैंक दिया। इसने 5 रखा, इसने 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 1 रखा। इसने 1 3 4 2 5, ये मुझे रैंक दिए हुए पहले से।
बस मुझे वो डी और डी स्क्वायर निकालना है इस सम में। ये सम उसके कंपैरेटिवली इजी है। इस बात की समझ आई? ये हो जाएगा ना अब डी स्क्वायर निकाल के। थर्ड केस है, अब जितने भी मैंने सम करवाया अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने 5 नंबर एक ही पर्सन को दिया है। पर कई बार होता है ना, मुझे लगता है जैसे यहाँ पे 2 पर्सन खड़े हैं, लेट अस सपोज सुनीता एंड संगीता खड़ी हैं। कई बार मुझे लगता है जितनी सुंदर सुनीता है उतनी ही सुंदर संगीता है, तो मैं बोलती हूँ ना यार ये दोनों तो नंबर 1 पे दोनों ही आते हैं, कि मैं चूज नहीं कर सकती किसको नंबर 2 दूं। तो कई बार होता है ना दोनों के दोनों फर्स्ट कंटेस्टेंट आ जाते हैं, टाई हो जाता है। तो ये वो केस है जब रैंक, ये थर्ड केस है जब आपके रैंक्स जो हैं रिपीट हो जाएंगे, मतलब एक ही रैंक 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को मिलेगा। when ranks are repeated, this is case number 3। हो गया? पीछे वाले दोनों सम समझ आ गए ना किस तरह से करने हैं? तो इसका फॉर्मूला है, रिपीटेड रैंक का फॉर्मूला है, ये मैं वो करवा रही हूँ जब रिपीटेड रैंक है। तो फॉर्मूला इस 1 माइनस 6, नीचे वाला सेम रहेगा, यहां पे लग जाएगी ब्रैकेट डी स्क्वायर, सॉरी समीशन डी स्क्वायर, इतना फॉर्मूला पीछे से ही है, माइनस 1 बाय, मेरे पास जगह, माइनस 1 बाय 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 बाय 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस फिर डैश डैश, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। लिख लो फिर समझाती हूँ इसमें क्या मतलब है इसका। हेयर, अब देखो तुमने यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू को रिपीट किया, ये वैल्यू आगे तक रिपीट होती जाएगी, मतलब ये फॉर्मूला जितना मर्जी आगे ले जाओ, 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम, 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम, चाहे यहाँ पे 10 बार लिख लो। अब वो कितनी बार लिखना है वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो हेयर द टर्म 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम, अगर बताना हो ये टर्म क्या है, 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम is added for such number of times, is added for such number of times, मतलब उतनी बार एडिड होगी as the case of equal rank, as is the case of, या as is number of equal ranks, नंबर लिख लो ज्यादा लाइन इजी बन जाएगी, as is number of equal ranks, लिख लिया? हो गया? इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे सम में ए ने 1 2 1 3 4 1 2, ए के अकॉर्डिंग ये पर्सन और ये पर्सन नंबर 1 पे आता है, तो एक बार रैंक रिपीट हो गया। ए के अकॉर्डिंग ये दोनों 2 को डिजर्व करते हैं, तो एक बार फिर से रैंक रिपीट हो गया। 2 रैंक रिपीट हुए ना, तो सम में 2 बार 1 बाई 12 वाली टर्म आएगी, सम में 2 बार लिखूंगी मैं ये। जितनी बार रैंक रिपीट होगा एक नया रैंक, अब देखो ध्यान से करना है, इस सम में 1 वैल्यू अलग थी और 2 वैल्यू अलग थी, एक एम वाली वैल्यू 1 के लिए आएगी और एक एम वाली वैल्यू 2 के लिए आएगी। इसी तरह से बी ने भी तो रैंक दिए होंगे, जैसे बी ने रैंक इस तरह से दिए, बी को लगता है ये तीनों 4th पोजीशन को डिजर्व करते हैं, तो बी ने 4 को रिपीट किया, इतना हुआ। इतनी बात समझ में आई? इसको चाहे छोड़ो, ये समझ में आया ए और बी ने रैंक कैसे दिए। अब ए और बी को मिलाओ, तो ए के अकॉर्डिंग उसने 2 रैंक रिपीट किए हैं और बी ने 1 रैंक रिपीट किया, टोटल कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं ना। तो फॉर्मूले में जो मैं ये टर्म लिखूंगी समीशन डी स्क्वायर के बाद, ये 3 बार आएगी, जितनी बार रैंक रिपीट होगा
एक नया रैंक, बस याद रखना है एक नया रैंक। जितनी बार एक नया रैंक रिपीट होगा उतनी बार ये 1/12 वाली टर्म ऐड होगी। तो इस सम में मेरा फॉर्मूला ये बनेगा। इतना समझ में आया? अब m क्या है? m लिख लो, m इज नंबर ऑफ टाइम्स या लिख लो नंबर ऑफ, चलो नंबर ऑफ टाइम्स लिख लो, नंबर ऑफ टाइम इक्वल रैंक अकर, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल रैंक अकर, कि एक ही रैंक कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल रैंक अकर। लिख लिया? जैसे मेरे सम में क्या हो रहा था, मेरे सम में ए ने 1 को 3 बार लिखा था, 1 2 1 3 4 1 2, उसने 1 को 3 बार लिखा था ना। तो जो मेरी टर्म थी ना, पहली टर्म 1/12 m³ माइनस m, उसमें m का मतलब है 3। तो पहली टर्म में मैं भरूंगी 3³ माइनस 3, क्योंकि पहला 1/12 मैंने 1 के लिए लिखा था ना। डन। अगला 1/12 मैंने किसके लिए लिखा था? 2 के लिए। 2 कितनी बार आया? 2 बार। हो गया। उसके बाद अगला 1/12 मेरे पास b इस तरह से था, 4 1 3 4 2 4। अगला 1/12 मैंने 4 के लिए लिखा था, और 4 भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो ये वैल्यू उतनी बार आएगी जितनी बार एक नया रैंक रिपीट होगा, और m का मतलब है एक रैंक आया कितनी बार। जैसे 1 3 बार आया तो पहले m की वैल्यू है 3, अगला m जो था वो 2 के लिए था, वो 2 बार आया तो m की वैल्यू है 2, उससे अगला m जो है वो 4 के लिए था, वो 3 बार आया तो m की वैल्यू है 3। समझ में आया? बाकी तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12, पहले वाले में 3 वैल्यू भरी हमने, फिर 1/12 उसके अगले में हमने 2 भरा, फिर 1/12 उसके अगले में भी हमने 3 भरा, ब्रैकेट बंद, होल डिवाइडेड बाय n³ माइनस n। हुआ इतना? और अभी मैंने बताया d और n कैसे निकालते हैं, ये पिछले सम जैसा सेम। पिछले सम जैसा मतलब हम इस सम को सोल्व करेंगे। a के सामने 1 लिखा था, b के सामने 4 लिखा था, तो d कितना आ गया, माइनस का 3, और स्क्वायर कितना हो गया 9, जो हम पहले सम में करके आए सेम वही। इसका फॉर्मूला है a के रैंक माइनस b के रैंक, और इसका फॉर्मूला है d का स्क्वायर। इसके सामने लिखा था 2, इसके सामने लिखा था 1, तो आंसर आया प्लस का 1, आंसर फिर से आया 1, सेम पिछले सम जैसा। हो जाएगा। इस सम में मैंने 6 वैल्यूज ली थी, टोटल 6 वैल्यूज थी, तो मेरा n कितना हो गया, n हो गया मेरा 6। ये हम सम से निकाल लेंगे कितना आता है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम जब कार्ल पियर्सन करेंगे वो थोड़ा टिपिकल और थोड़ा मैथमेटिकल मेथड है, अभी मैंने पहले इजी वाले शुरू किए हैं। हो गया। इसको रिपीटेड रैंक तो कहते हैं, हमने अभी किया। एक वर्ड और बोलते हैं, मैंने अभी बोला था, जब एक ही पर्सन एक ही पोजीशन पे 2 लोग आ जाए तो हम बोलते हैं टाई हो गया, तो इसको टाइड रैंक्स भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। हो गया। अब मान लो यही सम ऐसे आ जाता कि ए ने मार्क्स दिए हैं 35 40 39 35 और 60, तो सबसे पहले क्या करना पड़ना था, रैंक देना था मुझे। पहले आप इतना करो, ये 3 टाइप कर लो, क्योंकि इसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि 35 35 इस जैसे इन दोनों को मैं 1 1 थोड़ा ना दे सकती हूँ,
क्योंकि मुझे कैसे पता पहला वाला वन इसको मिलेगा या दूसरा वाला वन इसको मिलेगा। सब हमने एवरेज लेनी है। पहले तुम ये 3 टाइप के सम कर लो, फिर मैं ये चौथी टाइप करवाऊंगी। आज हमने किया व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड। पहला हमने किया रैंक नॉट रिपीटेड। नॉट रिपीटेड में भी हमने 2 केस किए। सबसे पहला व्हेन रैंक गिवन, जब पहले से ही रैंक दिए थे। व्हेन आर नॉट गिवन, दूसरा जब रैंक नहीं दिए थे, हमने खुद दिए थे। ये किया, इतना समझ में आया था। फिर हमने सेकंड केस किया व्हेन रैंक रिपीटेड, जिसमें एक ही रैंक 2 बार हो। इसमें भी हमने 2 केस करने हैं। सबसे पहला व्हेन रैंक गिवन, ये जो मैंने अभी करवाया था, पहले से रैंक दिया था, हमने सिर्फ देखा है जो रिपीटेड है वो कितनी बार आया। हो गया। इसके बाद अगला केस आएगा व्हेन रैंक नॉट गिवन। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मुझे रैंक देना आना चाहिए। इसको हम कल करेंगे।